हमारी ज़मीन झंग से 15 मील दूर थी। पहले वालिद साहब ज़मीनों का इंतज़ाम देखने जाया करते थे। वालिद साहब की वफ़ात के बाद पहली बार ज़मीन देखने मैं और मेरा भाई सुबह 10 बजे के करीब निकले और रात के तकरीबन 10 बजे होंगे जब हम पुल आदा पर पहुँचे। यहाँ से आगे पैदल सफ़र करना था। नहर के किनारे किनारे चलना था। दूर दूर तक इस जगह हू का आलम था। रात भी अंधेरी और भयानक थी। आसमान पर चांद तो क्या, एक तारा तक न था। हम सहम सहम कर कदम उठा रहे थे। ख्याल था एक आध घंटे तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये खबर न थी कि बेखबरी में मंजिल से भी 2 मील आगे निकल जाएंगे। अभी चंद कदम चले थे कि कदम ठटक कर रुक गए, क्योंकि निहायत करी और डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई बला किसी को कत्ल कर रही हो। सुनकर हमारी हिम्मत ने एक कदम और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मर्द होते हुए भी भाई के पसीने छूट गए। अगर बहन और उसकी बच्ची का साथ ना होता तो वो इस कदर परेशान ना होते, मगर अब तो जिम्मेदारी उनकी भी थी कि हम औरतें उनके हमरा थीं। अल्लाह की मेहरबानी कि इस काली रात के दामन से अंधेरे में नहर की पटरी पर 2 आदमी नमूदार हुए। भाई ने उनसे मुल्तानी वाला चक का पता पूछा। उन्होंने कहा, अजनबी मालूम होते हो और पहली बार आए हो। चक तो 2-2.5 मील पीछे रह गया है। 1.5 मील पीछे जाकर कच्ची सड़क बोले, चक मुल्तानी वाला उधर ही है। हम पहली दफ़ा आए हैं, रास्ते से नावाकिफ़ हैं। अगर आप हमारी चक तक रहनुमाई करें तो इनायत होगी। भाई ने वालिद साहब का नाम बता दिया तो वो हमारे हमरा चलने पर तैयार हो गए। कहने लगे, बेशक बाल बच्चों के साथ इस रास्ते पर अकेले सफ़र करना ठीक नहीं, आओ हमारे साथ। उन्होंने हमारी रहनुमाई की और हमको हमारे मज़ारा अहमद दीन के घर पहुंचा दिया। उस रात तो हम थके हुए थे, इसलिए सो गए। दूसरे रोज़ इस डरावनी आवाज़ के मुतालिक जो कहानी हमने सुनी बहुत अजीब व गरीब थी। अहमद दीन ने इस आवाज़ के बारे में बताया कि चक मुल्तानी वाला के करीब एक चक में शादी थी। इसी चक से मील परे कुछ खाना बदोश झोंपड़ियाँ डाले हैं। वो वहाँ अपने जानवरों समेत रहते हैं। इन्हीं झोंपड़ियों में एक फ़कीर जिसके पास इसका पालतू रीछ भी था, शादी का सुनकर वहाँ जा पहुँचा। देहात में मकानात बहुत बड़े और खुले खुले होते हैं, जहाँ दरवाजे नहीं होते, सिर्फ ड्यूडियाँ होती हैं और पर्दा भी नहीं होता। पुराने दिनों का जिक्र है, शादी की खुशी दो चंद करने की गर्ज से रीछ वाला रीछ समेत घर के आंगन में बुला लिया गया। औरतों और बच्चों ने रीछ का तमाशा देखा। करीब ही सहन में एक चारपाई पर दुल्हन बैठी हुई थी। बारात सियालकोट से आई थी और एक दिन ठहर कर उन्होंने दुल्हन की डोली ले जानी थी। तमाशे के बाद रीछ को सहन में कुछ फासले पर बिठा दिया गया और दुल्हन को टिकटकी बांध कर देखने लगा। फ़कीर ने रीछ का तमाशा दिखाया और उसको काफ़ी देर नचाया था, इसलिए उसको खैरात और इनाम के अलावा खाना भी खिलाना था जो शादी के घर में पक रहा था। फ़कीर को इंतज़ार करने को कहा गया क्योंकि चावलों की देग दम पर लगी थी। वो अपने रीछ के साथ एक तरफ होकर बैठ गया। बच्चे अब तक रीछ के गिर्द जमा थे। इनके लिए जानवर एक इंतहाई दिलचस्पी की चीज़ थी। जब देग पक कर चावल बटने लगे तो रीछ वाले को भी हिस्सा मिला। उसके बाद वो जाने को हुआ, मगर रीछ हिल कर ना दिया, जैसे अपनी जगह पर जम गया हो। वो अपने मालिक के साथ उठकर चलने का नाम ना लेता था। वो मुसलसल सजी हुई दुल्हन की जानिब तके जा रहा था, जो बहुत खूबसूरत थी और आसमानी हूर जैसी लग रही थी। रीछ वाला रीछ की नकेल पकड़कर खींचने लगा तो वो गजबनाक होकर हुर्राने लगा। बच्चे डर गए और औरतें हैरत से देखने लगीं। इसी वक्त दुल्हा के आने का शोर हुआ। तभी औरतें दुल्हन को अंदर कमरे में ले गईं। घर के मालिक ने रीछ वाले से कहा, मियाँ तुम जानवर को क्यों तंग कर रहे हो? ये थका मांदा लगता है। रात का वक्त सर पर आया है। दूर का सफ़र करोगे, शायद तुम्हारा जानवर अभी और आराम करना चाहता है। बेहतर है यहीं एक कोने में लंबी तान कर सो रहो और रीछ को वो सामने खूंटे से बांध दो। सुबह सवेरे निकल पड़ना। फ़कीर ने यह सुनकर सद शुक्र किया, क्योंकि वो खुद भी थका हुआ था और अब लंबा सफ़र करके उस चक की जानिब नहीं जाना चाहता था जहाँ उसकी कुटिया थी। उसने रीछ को सहन में खूंटे से बांध दिया और ख़ुद उसके पास ही चारपाई पर लंबी तान कर सो गया। पहर रात गुजरी के रीछ ने इस खूंटे के गिर्द चक्कर काटने शुरू कर दिए। वो सख्त बेचैनी महसूस कर रहा था। फिर वो लगातार रस्से के साथ जोर आजमाई करने लगा, यहाँ तक कि रस्सा टूट गया और रीछ आज़ाद हो गया। बाराती थक हार कर सो चुके थे। रीछ सहन से चलकर इस कमरे की तरफ चला गया जिधर शाम को लोग दुल्हन को ले गए थे। कबाड़ भिड़ा हुआ था। दुल्हा दुल्हन अंदर मीठी मीठी बातों में मसरूफ थे। उनको खबर भी ना थी कि रीछ नाम की एक बला उनके दर तक आ पहुंची है।
खुदा जाने क्या उसके जी में समाई कि रीछ ने दर को धक्का मारा तो वो खुल गया। वो सीधा सी कुंडी थी जो कवि रीछ की जोरदार टक्कर से खुल गई थी। दिए की मध्यम रोशनी में दुल्हा और दुल्हन को एक स्याह बला खड़ी दिखाई दी। दुल्हन ने चीख मारी और दुल्हा ने पास पड़ी सोटी उठा ली। जो ही इसने सोटी रीछ के सर पर मारी, वो गजबनाक हो गया और उसने दुल्हा पर हमला कर दिया। सद शुक्र के फकीर ने उसके सामने वाले चंद दांत निकाले हुए थे, फिर भी अपने तेज नाखूनों से उसने भंभोड़ कर जख्मी कर डाला और वो लहूलुहान हो गया। ये मंजर दुल्हन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो सदमे से बेहोश हो गई। शोर सुनकर बाराती उठ गए और घर वाले भी भागे भागे वहां आ पहुंचे। रीछ को अब काबू करना मुहाल था, ताहम फकीर ने बड़ी मुश्किल से पचकार पचकार कर उसको काबू किया। दुल्हा के शदीद जख्मी हो जाने की वजह से उसके भाइयों के दिलों में तो जैसे इस जानवर के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी। उन्होंने घर से बाहर लाकर रीछ को डंडों से मारना शुरू कर दिया। फकीर बेचारा रोता और आहुजारी करता रह गया, मगर इन बिखरे हुए देहातियों को कोई नहीं रोक सका, जो गैज़ो गजब में आपे से बाहर हो रहे थे। ये मार कुटाई उसी रात की बात है जब हम लोग अपने चक का रास्ता ढूंढ रहे थे और रीछ की चीखें आसमान को बुला रही थी। इस वाक़े का बहुत दिनों तक हम पर असर रहा। हम अपनी ज़मीनों की तरफ जाते हुए भी डर लगता था कि वहाँ भी कोई ऐसा वाक़या देखने को ना मिल जाए। बात पुरानी हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में ये एक सवाल फंस कर रह गया था कि आखिर रीछ ने ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों किया। क्या इस जानवर में हिस्से जमाल थी जिसकी वजह से दुल्हन की खूबसूरती उसको पसंद आई। जब तक दुल्हन सामने मौजूद रही, वो एक टिक उसको देखते गया और जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो वो बेचैन हो गया और बेकरार हो गया। उसने खूंटे के गिर्द बेकरारी में इतने चक्कर लगाए कि रस्सा टूट गया और वो इस कमरे तक जा पहुंचा जहां दुल्हा दुल्हन मौजूद थे। ये महज इत्तेफाक था कि वो इस कमरे की तरफ चला गया। शायद वो नई जगह बांधे जाने से मुस्तरिब था, बेचैनी महसूस कर रहा था, इसलिए गजबनाक हो गया। यह भीड़ के दरमियान नचाए जाने से इंतकामी हो चुका था। कई तरह के सवालात जहन में उभरते थे, मगर किसी का जवाब भी मैं ढूंढने से कासिर थी। इन सवालात के जवाबात तो शायद कोई ऐसा शख्स दे सकता हो कि जिसने रीछ जैसे जानवरों की जबलत और उनकी नफ्सियात पर रिसर्च की हो, क्योंकि यही है कि चंद ज़हीन तरीन जानवरों में रीछ का भी शुमार होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा सूझबूझ होती है। ये सोच समझ सकते हैं और अपनी जहानत से बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरे आम जहन के जानवर नहीं कर सकते। और जब उनको किसी शख्स से दुश्मनी हो जाए या ये किसी नापसंदीदा माहौल में फंस जाएं तो बेहद इंतकामी हो जाते हैं। मामला जो भी था, लेकिन गांव वालों की अपनी सोच और अपनी मंतक होती है। उनका यही कहना था कि रीछ दुल्हन की खूबसूरती देखकर उस पर आशिक हो गया था, तभी उसके हसीन मुखड़े को दोबारा देखना चाहता था। जब उसको ये मुखड़ा देखने को ना मिला तो उसको गुस्सा आया और वो गजबनाक हो गया। लेकिन मेरे भाई का ये ख्याल है कि अगर उस रोज़ दुल्हा उसको ना मारता तो वो गजबनाक होकर उस पर हमला ना करता। दुल्हा के वार करने की वजह से वो गजबनाक हो गया और ये अंधुनाक वाक़या पेश आ गया। बेचारा रीछ अपनी जान गंवा बैठा और दुल्हा भी इतना ज़ख्मी हुआ कि मौत के मुंह से वापस आया। बहरहाल इस वाक़े में देहातियों के लिए एक बड़ा सबक पोशीदा था कि कभी भी जंगली जानवरों पर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जंगल की बलाएं हैं और पालतू हो जाने के बावजूद उनकी फितरत और जबलत को नहीं बदला जा सकता। अगर ये गजबनाक हो जाएं तो अपने पालने वाले मालिक को भी नहीं छोड़ते। उनको शहरों में, गली मोहल्लों में भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने फितरी माहौल में रखना चाहिए। भला रीछ को गली गली नचाना और उसको बेरहमी से बांध कर कई कुत्ते छोड़ देना कहाँ की इंसानियत है। लेकिन अफसोस अब भी जनूबी पंजाब के देहातों में कहीं कहीं रीछ और कुत्तों की लड़ाई का ही बेरहमाना इंसानियत सोच खेल खेला जाता है और शादी ब्याह में तमाशा दिखाने को इन्हें नचाया भी जाता है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।